आज हम बात करेंगे फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। इसमें हम अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की बात करते हैं। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जो कि है, इनका डिफरेंट फील्ड्स में नॉलेज रहती है, जियोलॉजी, बॉटनी, है ना, एंड वेरी मोर फील्ड्स में इनके पास में नॉलेज होती है। ये जब भी ट्रैवलिंग करते थे तो अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर चलते थे, जिससे ये जो टेम्परेचर है या एलिवेशन हो गया या फिर जो प्रेशर हो गया उसको मेज़र करते थे। साथ ही साथ जब ये है फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है इन्होंने, है ना, और इन्होंने स्टडीज़ में बॉटनी, जूलॉजी, मिनरलॉजी को पढ़ा है। एजी वैगनर ने इनको पढ़ाया, जो कि फेमस जियोलॉजिस्ट थे। एजी वैगनर की थ्योरी है, हाइपोथेसिस है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है अर्थ के फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेशन अंडर वाटर and have been deposited in layer during the ग्रेट फ्लड्स, है ना। इनका जो इंटरेस्ट है जोग्राफी में स्टार्ट हुआ है विद द एक्वेंटेंस विद जॉर्ज फॉस्टर, है ना। ये जो है डिफरेंट जैसे डिफरेंट जोक्स की स्टडीज़ भी इन्होंने करी है। उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उनके बारे में भी इन्होंने पढ़ा है। अगर तो ये अपनी फ्रेंड सबसे पहले जो है स्पेन में मेसेटा पठार का अध्ययन करते हैं, उसके एलिवेशन को मेज़र करते हैं। अपने फ्रेंड जो होते हैं बोनापाल, उसको लेकर जाते हैं, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। उसके बाद में ये वहाँ से वेनेजुएला की यात्रा करते हैं। वहाँ पे ये काराकस हो गया है और वहाँ जाते हैं और वेलेंसिया झील है उसके बारे में पढ़ते हैं। वेलेंसिया झील क्यों शिंक हो रहा है उसके रीज़न बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ओरोनिको रिवर का उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। ये अमेज़न रिवर को क्रॉस करते सवाना के जो फॉरेस्ट है, वहाँ से अमेज़न फॉरेस्ट है, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, लेकिन फिर भी ये उसको, इनका जो वर्क होता है उसको पूरा करते हैं। फिर वहाँ से ये वापस जो क्यूम्यूप होता है वेनेजुएला में, वहाँ आ जाते हैं। वहाँ से ये क्यूबा जाते हैं। फिर वहाँ से क्यूबा में ये क्यूबा में ये पीपल उनकी स्टडीज़ करते हैं। वहाँ की लाइवलीहुड कैसा है लोगों का, वहाँ लाइफ स्टाइल कैसी है उसकी स्टडी करते हैं। फिर वहाँ से ये वापस जो है कोलंबिया इधर पे वापस साउथ अमेरिका आ जाते, लैटिन अमेरिका आते। यहाँ पे ये जो है हमें यहाँ आने के बाद हमें इनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये जो है जैसे कि जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं उनके बारे में देखते हैं। यहीं पे ये हमें बताते कि कैसे प्रेशर से डिजीज़ होती है, यानी हाई लैटिट्यूड पे जैसे जैसे हम चलेंगे तो कैसे प्रेशर वर्क करता है और उससे हमारी ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पेरू में एक कोल्ड करंट आ रहा था, जिससे ये डिस्कवर करते हैं, जिससे ये हम्बोल्ट नाम देते हैं, जिसे हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। उसके बाद में वापस से मैक्सिको जाते हैं। वहाँ पे वो मैक्सिको के पीपल्स की स्टडी करते हैं, कल्चरल लैंडस्केप की स्टडी करते हैं बेसिकली। जब वो जा रहे होते तो वो एक जो पनामा कैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये ही देते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हम्बोल्ट है वो इटली की तरफ चले जाते हैं, है ना। 1806 में वो मतलब इटली जाते हैं। वहाँ पे वो जो वेसुवियस वोल्केनो उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आ जाते हैं। फिर हम्बोल्ट जो है यहाँ पे अब इतना सब कुछ सुन जाता कोई इंसान, तो रशिया में उस समय ज़ार होते हैं जो इनको बुलाते हैं। वहाँ जब ये रशिया जाते हैं तो वहाँ के जो साइबेरिया का जो हमेशा परमानेंटली स्नो से कवर जो रीजन था, ये परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ये पहली बार ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने आइसोथर्म्स को प्रिपेयर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्होंने ही कॉन्टिनेंटलिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन्होंने ही क्लाइमेटोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, और इनका क्लाइमेटोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी देखने को मिलता है। इन्होंने हमें एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बैरोनोमीटर, प्रेशर, विंड, है ना, इन सब के बारे में बताया है ना। इन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया है ना। ये बताते हैं कि जो हम्बोल्ट है, इन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी करी स्पेन और क्यूबा की। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि कैसे वो वहाँ का कल्चर डिफरेंट, यानी कि ये हम देखोगे। उसके बाद में
हम्बोल्ट जो है, उसके बाद में हम देखेंगे कि हम्बोल्ट ने फिजिकल साइंस में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये हम्बोल्ट का है, यानी आप देखोगे कि हम्बोल्ट महोदय जो है वो बेसिकली जर्मनी के हैं। वो यहाँ से सबसे पहले क्यूमनो पोर्ट जाते हैं। वहाँ से वहाँ से काराकस ओरिनिको रिवर की स्टडी करते हैं। फिर वहाँ से ये हमारे जो एवरग्रीन बेल्ट है अमेजोन, उसको निकालते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये क्यूबा जाते हैं, वहाँ पे ये स्टडी करते हैं। उसके बाद में वापस ये यहाँ आते हैं। यहाँ से आप करंट देखोगे इसके बारे में बताते हैं। फिर वापस यहाँ से मेक्सिको जाते हैं, मेक्सिको में स्टडी करते हैं। फिर वहाँ से हम फिलाडेल्फिया वाशिंगटन डीसी जाते हैं। फिर वहाँ से ये पेरिस आ जाते हैं। पेरिस से वापस ये इटली जाते हैं। इटली से इटली में माउंट वेसुवियस या जो भी है उन सब की स्टडी करते। फिर वहाँ से ये हमारे जो इधर वाला मतलब रशिया है वहाँ आते। तो ये पूरा इनका एक मैप है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि 1845 में जो हम्बोल्ट है उनका एक मोन्यूमेंटल वर्क था कॉस्मोस, जो पब्लिश्ड हुआ था। इसके अंदर वो एक कंप्रिहेंसिव अकाउंट देते हैं अपने ट्रेवल का। 1845 हम्बोल्ट का एक मोन्यूमेंटल वर्क था कॉस्मोस, जिसके अंदर वो हमें कंप्रिहेंसिव अकाउंट देते हैं ट्रेवल और एक्सपीडिशन जो हम्बोल्ट ने करी है। इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन एंड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर ये हमें डेफिनेशन और लिमिटेशंस बताते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, as a special and separate branch of knowledge. Second is the objective content. What is the actual and empirical aspect of nature entity in scientific form of a portrait of nature. Third, the action of nature on imaginative faculty and emotion, because an incentive to nature study through the mean of poetry landscape. For the history of nature and gradual concept retaining an organic unit. देखो ये अपनी जो बुक है कॉस्मोस जो 1845 आई थी, उसमें सबसे पहले ये हमें बताते कि फिज़िकल डिस्क्रिप्शन कैसा है। उसके बाद में ये बताते हैं कि कैसे वो लोग नेचर्स के साथ में उनका को रिलेशन है। थर्ड में वो एक ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन देते हैं लैंडस्केप, जो भी वो देखते हैं फीचर्स उनका। और लास्ट में वो हमें ना कॉस्मोस को एक ऑर्गेनिक यूनिट की तरह देखते हैं, ठीक है। ये उनका था, है ना। ये वो कभी भी गॉड में बिलीव नहीं करते थे। ही सा नेचर एज ए वोल एंड मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर। तो कुछ लाइन्स है जो आप वो देख लेना। He saw nature as a whole and man as a part of nature. Humboldt believed that all races of men had a common origin and had no race is inferior to the other. इंडक्टिव मैथड, ठीक है। वोल पिक्चर, इसके बाद में लो सेलेस्टियल व्हीकल है ना। उसके बाद में हम्बोल्ट एक टर्म देते हैं कॉस्मोग्राफी, जिसको एक 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूरोग्राफी एंड जोग्राफी। यूरोग्राफी के अंदर ये हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताते हैं सेलेस्ट। जोग्राफी में फिजिकल जो एक्सपेक्ट जैसे टेरेस्ट्रियल पार्ट उनसे डील करता है। ये डिस्क्रिप्शन देते हैं हमें अर्थ का, है ना। ही कंसिडर नेचर एज ए ऑर्गेनिक वर्ल्ड बोर्न आउट ऑफ हार्मोन लिविंग और नॉन लिविंग टुगेदर। यूनिफाइड यूनिवर्सल साइंस के बारे में बताते हैं। फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल साइंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्मोस। ही फोकस्ड ऑन जोग्राफी डिसिप्लिन बोथ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक फिनोमिना। ये द कॉन्सेप्ट ऑफ जुनून जेमन हंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ये बताते हैं कि कैसे हर चीज़ साथ साथ है, मतलब ए मैन एवरीवेयर बिकम मोस्ट एसेंशियल एसोसिएटेड विद टेरेस्ट्रियल लाइफ, है ना। ये कंपैरेटिव स्टडीज़ करते डिफरेंट स्पेशली दैट ऑफ स्टेपीज एंड डेजर्ट। ही गिव जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेड डेटा ऑन द मैप एंड एंटिटी ऑफ मैप फॉर जोग्राफिकल स्टडीज। ही डेवलप्ड unity of nature and accepted the idea of inherent causality. It was approach toward theory building and model making. Okay. Humboldt was a systematic geography. So basically what we studied in Humboldt. Okay. 3-4 line which we all knows to remember. सबसे पहले इनको डाइवर्स फील्ड की नॉलेज थी। इन्होंने इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने हमें
इन्होंने हमें ये बताया है कि कैसे हाइट और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्होंने हमें कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में बताया, है ना। इन्होंने हमें जो डिफरेंट वॉल्केनोज है ना, उनके बारे में बताया, क्योंकि लाइक एक्टिव वॉल्केनोज, इन्होंने एक्टिव वॉल्केनोज की स्टडी करी है। उसके बाद में ये हमें परमाफ्रॉस्ट और साइबेरियन सोइल है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करते। ये कहते हैं कि हर एक चीज़ ना आपस में रिलेटेड है। यानी ये बताते कि हमें जो ये कुछ टर्म्स देते हैं, जैसे कि ये जर्मन हंग टर्म देते हैं, जिसका मतलब होता है साथ साथ, है ना, कि हर चीज़ जो है वो साथ साथ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलते हैं कि सभी रेसेस का जो ओरिजिन है वो एक चीज़ है, ना कोई रेस इन्फीरियर ना कोई सुपीरियर है, तो सब इक्वल है। उसके बाद में ये हमें बताते हैं कि जो मेन है, नेचर एक यूनिवर्सल और मेन उसका एक पार्ट है, ठीक है। यानी हम यहाँ से इनका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी देख सकते हैं ना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी इनकी। उसके बाद में ये हमें बताते हैं इनकी जो अप्रोच है उसके बाद में कॉस्मोग्राफी टर्म देते हैं, उसके अंदर ये दो टर्म्स को बताते हैं। यानी यही सब था इनकी जो अप्रोच थी, वो इंडक्टिव अप्रोच थी, ठीक है। यही सब इनके बारे में था कि ये गॉड में बिलीव नहीं रखते थे। और कॉस्मोस जो है 1845 में आई थी, जिसके अंदर ये इनके 4 ऑब्जेक्टिव थे, है ना। ये 4 ऑब्जेक्टिव थे, बस यही सब चीज़ें हैं हमबोल्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कार्ल रिटर की। जो भी वो भी हमबोल्ट की तरह ही डाइवर्स फील्ड में अपनी नॉलेज रखते थे। ही वॉज डेडिकेटेड टू फील्ड वर्क, है ना। ये डेडिकेट थे फील्ड वर्क, लेकिन इन्होंने कभी भी फील्ड वर्क नहीं किया था, है ना। मतलब वो फील्ड वर्क को प्रमोट करते थे। ही बिलीव्ड इन द एम्पेरिकल रिसर्च, ओके। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे, एरिस्टोटल भी एक टेलियोलॉजिस्ट थे, रिटर भी एक टेलियोलॉजिस्ट थे। इनका बिलीव था कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पर्पस होता है। हम कहते हैं ना कि हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। हर चीज़ क्रिएटेड बाय द गॉड, ओके। और उसके पीछे कोई रीज़न होता है, उसको टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। टेलियोलॉजिस्ट कहते हैं जो कि बिलीव करते हैं गॉड में। लेकिन हमबोल्ट एक एग्नोस्टिक थे, वो गॉड में बिलीव नहीं रखते थे, ठीक है। रीटर जो है उन्होंने उनकी जो पढ़ाई होती थी वो काफ़ी अभावों में हुई है, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी पढ़ाई के। इनका जो फील्ड था ज्योग्राफी में वो वही हमबोल्ट की तरह अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे आया है। जो इनके प्रोफेसर होते थे वो ये बताते कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, वो सब मतलब इनके जो प्रोफेसर इन्हें फिजिकल फील्ड से डील कराते थे। मतलब केवल बुक्स में नहीं रखते थे, आसपास जो हो रहा है उससे देखो, तो इसी से इनकी जो नॉलेज है वो डेवलप्ड हुई, या इनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप्ड हुआ। हमबोल्ट 1807 में रिटर हमबोल्ट से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। रिटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्स its versatility in observing nature and human phenomena in different पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी 1807 में रिटर हम्बोल्ट से मिलते हैं और उनकी जो डाइवर्स फील्ड में नॉलेज थी नेचर और ह्यूमन, उसको देखते ऑब्जर्वेशन जो था हम्बोल्ट का, उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। इन 1814 रिटर जॉइन द यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन एंड स्टडी जोग्राफी, हिस्ट्री एंड पेडियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 1880 में ही वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। जब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पहली बार जो फाउंडेशन रखी जा रही थी जोग्राफिकल सोसाइटी की बर्लिन में, तो ये उसके मेंबर होते हैं, है ना। ये फर्स्ट चेयर जो होती है जो उनको दी जाती है, ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है उसमें बिलीव रखते थे, है ना। और ये इन्होंने काफ़ी ह्यूमन जोग्राफी को डेवलप किया, और वहीं हम बोलते फिजिकल जोग्राफी को डेवलप किया था, ठीक है। ये बोलते थे कि जो हर चीज़ जो हम देख रहे हैं मतलब हर चीज़ काफ़ी लेकिन वो सब एक है। द अर्थ इज़ अ रिलेशनशिप एंड वन कैन नॉट बी ट्रूली प्रेजेंटेड इन ओन रिलेशनशिप विदाउट द अदर, ठीक है। एक दूसरे के यानी इंटर रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलेगी, और इंटर डिपेंडेंस भी देखने को मिलेगा। और जो भी चीज़ें ये जितनी ज़्यादा, लेकिन सब एक है। यानी हम देखें ना प्लेसेस जैसे रिवर, माउंटेन, ट्री, मतलब बट ये सब आपस में कनेक्टेड है। इनके ये मेन नेचर इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
इन्होंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को बोला है कि हमेशा अलग इंसेपरेबल है, यानी ये कभी अलग नहीं हो सकती। लैंड इफेक्ट्स एंड इनहेबिटेंट एंड लैंड का कैसे इफ़ेक्ट होता है हैबिटेंट्स पे, और हैबिटेंट्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं लैंड को, इसके बारे में भी हम बताते हैं। लेटर डिक्लेयर जोग्राफी टू बी अर्धकुंडे। अर्धकुंडे का मतलब होता है रीजनल स्टडी करना अर्थ सरफेस की, या फिर अर्थ साइंस है, यानी हम इसमें, या फिर हम कह सकते हैं कि जोग्राफी क्या है बेसिकली, जिसमें हम रीजनल स्टडीज़ करते हैं ना, वही बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इट डील विथ नेचुरल डिवीजन ऑफ द ना, सेकेंड इंक्लूडेड इन द distribution of the mountain, sea temperature, and human life. Teleology seeks to underlying process. In the first volume of Humboldt speaks of the reader's great inspiration. He wrote of his is to proceed from observation, not from hypothesis to observation. About the relationship of various written upon, we must ask the earth itself for its laws. And he was influenced by W. F. Hegel. He studied the working of nature in order to understand the purpose behind its order. A view of science springs from firm belief in God as a planner. He did not regard the space of continuing accidental but rather as determined by the God. यानी कैटास्ट्रॉफिक अप्रोच में बिलीव नहीं रखते, कहते हैं कि हर चीज़ का एक एक प्लान होती है, एक पर्पस होता है, ठीक है। Later regarded Earth as a whole, as a organism and continent as individual, और यहाँ से आपको मतलब लाइक डार्विन भी कह सकते हैं, यहीं से होता है कि या फिर जो हम आगे वाले देखेंगे डेविल्स की जो अप्रोच है, लेकिन वही हमें रिटर के भी देखने को मिल गए कि वो एज ए मतलब वो ऑर्गेनिज्म की तरह, और जो कॉन्टिनेंट है वो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तब वॉज फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव मैथड। thus according geography is the branch which deal with the globinal features, यानी ये भी फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। ये बताते हैं कि it was the first आर्म चेयर, लाइक मैंने बोला ना, इन्होंने कभी फील्ड सर्वे नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हमेशा मतलब दूसरों के ऑब्जर्वेशन से पढ़ाई करी है, ठीक है। उनकी रिसर्च से इन्होंने पढ़ाई की है। तो प्रिंसिपल जैसे हर चीज़ फंडामेंटल इज द बायोटिक, जितने सारे हैं ये सब साथ में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आइडिया ऑफ डिसेंडियम, ये सब ठीक है। अफ्रीका इज रिलेटिव, हाँ इसमें ये हम देखते हैं कि ये हमें डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर से डिवाइड करते हैं, या रेसेस, ईच कॉन्टिनेंट विद डिफरेंट रेस हैविंग डिफरेंट कलर्स। ये बताते हैं कि जैसे अफ्रीका के लोग अफ्रीका का जो मतलब ये जो कोस्ट लाइन होती है उनको डिफरेंट कलर्स से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेसेस, ठीक है। ये इनका इम्पोर्टेंट वो माना जाता है, ठीक है। इसमें ये अफ्रीका एंड मोस्ट इंफीरियर एंड एशिया वाइज, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्स, मतलब ये उसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। नीटर कंसिडर द अर्थ एज ए होम ऑफ मैन। अर्थ जो रीजनल जो, और ठीक है, as a science of the earth in relation to nature and earth. He advanced the theory of the northwest movement of civilization was intended 1819 volume Africa, and but ये यूरोप पे अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर सके। इट इज जोग्राफी एज एम्पेरिकल साइंस रेदर देन वन बेस्ड on deductive from rational principle. They spatial terrestrial phenomena, uniqueness of the area, individual exist together in an area systematically. Richter hold a holistic view. He believed that earth was an organism and made, ठीक है। उसके बाद में अनलाइक रिटर ही सार्ट टू नो रीजन, ठीक है। ये इनकी कुछ बुक्स है। सोसाइटी दी जोग्राफी एट दी पेरिस, द गेशलशफ्ट फॉर अदर जू बर्लिन, द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी लंदन 1830, जोग्राफिकल सोसाइटी मैक्सिको फ्रैंकफर्ट ब्राज़ील, द इम्पेरियल, ठीक है। ये कुछ मेन वर्क है। देखो हमें अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट और रीटर को साथ साथ पढ़ना चाहिए। हम्बोल्ट जो है वहाँ, हम्बोल्ट और रीटर का अगर हम एनालिसिस करते हैं आफ्टर रीडिंग दिस,
तो हम देखेंगे कि हम्बोल्ट सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पर फोकस रखता था, इनकी रखते थे। इनकी इनकी नॉलेज वाइड स्प्रेड इसलिए हुई है, इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनकी नॉलेज का जो इम्पोर्टेंस, क्योंकि इन्होंने फील्ड सर्वे पे ज़्यादा फोकस दिया। ये हर चीज़ पर जाकर देखते थे कि आखिर वो ऐसी क्यों है। और इन्होंने हमें क्लाइमेटोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने हमें परमाफ्रोस्ट टर्म से बताया, इन्होंने भी हमें मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि हर चीज़ साथ में रिलेटेड है ना। इन्होंने बताया कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न, मतलब लाइक वो कैसे वर्क कर रही है। फिर ये इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी भी करी है ना। इन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी करने को फोकस दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कॉस्मोस है, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। उसके बारे में हमें पढ़ते जो 1845 में 4 वॉल्यूम्स है बेसिकली उसके। उसके अंदर वो कैसे फर्स्ट में वो फिजिकल फीचर के बारे में बताते हैं, सेकेंड में वो मतलब कैसे इंटर रिलेशन हो रहा है, थर्ड में वही बताते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है ना, कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। और फोर्थ मतलब वो अच्छे से डिस्क्रिप्शन देते हैं। फोर्थ में वो हमारे जो ऑर्गेनिक यूनिट्स से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका एक ग्राफिक टर्म है, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यूरोग्राफी सेलेस्टियल बॉडीज यानी अपनी एस्ट्रोनॉमी में नॉलेज दिखाते हैं। और ज्योग्राफी को ये बताते हैं कि वो स्टडी टेरेस्ट्रियल पार्ट, जिसके अंदर सभी इंक्लूडेड है। इनकी जो अप्रोच थी वो इंडक्टिव मेथड ही अपनाते हैं। यही सब था इनके बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं कि कार्ल रिटर जो है, मतलब ये, लेकिन ये एक आर्म चेयर थे। ये दो काफ़ी प्रभावित हुए थे उनकी ह्यूमन नेचर। जब बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी का डेवलप हो रहा था, तो ये फर्स्ट चेयर ज्योग्राफिक इनको दी गई थी। इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि हर चीज़ एक प्री प्लान्ड और उसका एक रीज़न है, यानी हर चीज़ सडन नहीं होती है, कुछ भी चीज़ सडन नहीं होती। इनके अर्ध कुंडे यानी रीजनल स्टडी पे फोकस करते थे। इन्होंने इन्होंने ये बताया कि जो रेसेस है, क्या मतलब रेसेस और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनमें क्या वह है। इनकी फेमस टर्म थी कि हमें अगर अर्थ के ऊपर कुछ लॉज बनाते तो पहले उससे पूछना चाहिए। इन्होंने बताया था कि हर चीज़ मतलब लाइक जो यूनिवर्स है वो एक ऑर्गेनिज्म, और जो उसके कॉन्टिनेंट्स है वो इंडिविजुअल्स है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते प्रिंसिपल, वो यही बात करते थे, ठीक है, कि हर चीज़ आपस में रिलेटेड है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आर्ध कुंडे की, तो ये इसमें हम रीजनल स्टडीज़ देखते हैं, है ना। ये इसके 2 वॉल्यूम्स है। अफ्रीका और ये यूरोप के ऊपर अपना वर्क नहीं कर पाते। फिर अगर रिटर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते तो ये एम्पेरिकल साइंस पे, एम्पेरिकल अप्रोच पे बिलीव रखते थे। इन्होंने बताया कैसे कि कैसे यूनिकनेस है एरियाज में, का यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि हर चीज़ मतलब सडन नहीं है, हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। अकॉर्डिंग ज्योग्राफी जो है एग्जिस्ट टुगेदर एंड एरिया सिस्टमेटिकली इन देयर टोटलिटी, है ना। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी वाज कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, दे एग्जिस्ट टुगेदर इन एन एरिया एंड study areas synthetically in their totality. Holistic view with respect to content purpose of geographical study. I believed organism made smallest deal and divine intact, ठीक है। ये सब जो वर्क है और हाँ, ये सब इनका वर्क था। तो यही सब था। थैंक यू।